ठीक है, किसी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रखा है, नीचे कंस्ट्रेंट है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इनइक्वालिटी को हटा के यहाँ से हमने एक स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया है x3। ठीक है, इनइक्वालिटी को हटा के स्लैक वेरिएबल लाए हैं x3, और यहाँ पर भी एक इनइक्वालिटी को हटा के स्लैक वेरिएबल लाए हैं x4। ठीक है, x3 और x4 हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अब यही x3 और x4 जो है हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। यही x3 और x4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट तो ज़ीरो होगा। कोफिशिएंट इसका ज़ीरो होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है। ठीक है, अब देखिए, हम सबको यहाँ पता है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y, मैं कह रहा हूँ कोई इक्वेशन है जो जिसके दो वेरिएबल हैं x और y, इसको अगर हमें सॉल्व करना है एल्जेब्रिक मेथड से, एल्जेब्रा से, तो आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है भाई? अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन, और अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक तरीके से। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन है सिंपली x प्लस टू वाई बराबर 10 हो गया, 3x प्लस 6y बराबर 9 हो गया, इस तरह की अगर इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं एल्जेब्रिक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की जगह 6 आ जाएगा, और यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद काट देते हैं कुछ इस तरह से, y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x की वैल्यू निकालते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है? और इसी तरह अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पर तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हैं। देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे चार वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4। ठीक है, चार वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन देखोगे तो दो इक्वेशन नजर आएंगे तुम्हें। ठीक है, तुम्हें नजर आएंगे दो इक्वेशन। तो इसमें हम अब सॉल्व कैसे करें इसको, अगर हमें एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व करना है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, सिंप्लेक्स में हम एल्जेब्रिक तरीके से ही सॉल्व कर रहे थे। तुमने देखा होगा कि जब सिंप्लेक्स सॉल्व कर रहे थे तो याद होगा कि कुछ हम लोग ऊपर नीचे रो को माइनस कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो देखो कुछ इसी तरह से नहीं था। मान लो 2x प्लस 3y बराबर 16 है, और नीचे है 4x प्लस 2y बराबर 20। मान लो मैंने ये ऐसे इक्वेशन लिखी है दो, मैं दो ऐसे इक्वेशन लिखा हूँ रैंडम। ठीक है, ये ऐसे इक्वेशन दो मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब मुझे अगर इसमें से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। या तो मैं मान लो मुझे y अगर निकालना है तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो पूरे रो को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, या मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, 4 और 2 का एलसीएम ले लूँगा, और ऊपर वाली जो रो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो ये जो 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 की जगह 4x आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं नीचे वाली रो से ऊपर वाली रो को माइनस कर दूंगा। तो आप जरा ध्यान से सोचो, अगर आप जरा ध्यान से याद करो, सिंप्लेक्स में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। सिंप्लेक्स में भी तो की रो हमने जो निकाली थी, की रो जो निकाली थी हमने, की रो के एलिमेंट अगर मैं लिखूं, याद करो कुछ इस तरह से अगर एलिमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो ऊपर नीचे माइनस कर रहे थे, कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे थे कि नहीं? पहले की रो को हम डिवाइड कर रहे थे, वन बना रहे थे। उसके बाद ऊपर वाले कॉलम से, ऊपर वाले रो से माइनस कर रहे थे। याद आ रहा है अरुण? याद आ रहा है कुछ? यही तो कर रहे थे हम। तो बेसिकली हम यही ऑपरेशंस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? जो तुमको मैंने अभी इससे पहले बताया, जो तुम बचपन में करते आ रहे हो, दो इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को फिर ऊपर नीचे रो माइनस कर रहे थे। तो सिंप्लेक्स में भी हम वही चीज कर रहे थे। कुछ तुम रिलेट कर पा रहे हो दोनों को? कि क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब सिंपलेक्स में अब हमें अच्छी तरह पता है, अगर अलजेब्रिक तरीके से तुम देखो, तो अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तभी तो तुम सॉल्व कर सकते हो ऊपर नीचे करके। लेकिन सिंपलेक्स में तुम देख रहे हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया जिसमें तुम्हारे पास चार वेरिएबल हैं और इक्वेशन दो ही है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा पॉसिबल इसीलिए हुआ, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ऐसा पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने यहाँ पर जब तुम इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर रहे थे सिंपलेक्स में, तो तुमने बेसिकली क्या किया था, इनमें से किसी दो वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स कर दी थी। बात समझ में आ रही है? तुमने किसी दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी थी। कहने का मतलब है तुम्हारे पास दो वेरिएबल थे, चार वेरिएबल थे, x3, x4, x1, x2, ठीक है। इसमें से अगर तुम किसी दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दो, मतलब वेरिएबल का क्या मतलब है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू तुम्हारी चेंज हो रही हो हर समय। मैं कह रहा हूँ इसमें से दो वेरिएबल की वैल्यू अगर तुम फिक्स कर दो, ठीक है, फिक्स कर दो, इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, और बाकी दो जो बचे हुए हैं, जो बाकी दो बचे हुए हैं बेटा, इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करो। तो बेसिकली सिंपलेक्स में यही हो रहा था कि चार वेरिएबल में किन्हीं दो वेरिएबल्स को हम फिक्स कर रहे थे, और वो फिक्स हम कर रहे थे जीरो के बराबर। बात समझो, क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? जीरो के बराबर छोड़ दो, अगर तुम दो वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने क्या किया था, उसमें से दो वेरिएबल को कोई वैल्यू फिक्स कर दी थी। दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करने के बाद तुम बाकी जो दो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे। क्या इतना समझ पाया अरुण? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हो भाई। जैसे यहाँ पर मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे कि ये इक्वेशन है आपके पास ऊपर वाली, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है, आप x3 और x4 को फिक्स कर दो, x3 को 1 कर दो, x4 को भी 1 कर दो, तो आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x1 प्लस 3x2 बराबर 20, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x1 प्लस 3x2 बराबर 23, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद आप x3 x x1 और x2 को सॉल्व कर लो। मैंने क्या किया, इनमें से दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर ली, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए दो वेरिएबल थे उनको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। सिंपलेक्स में कुछ यही कर रहे थे। अब जो वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं, जो वेरिएबल की हम वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, वो कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है भाई। आप कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं वो डाल सकते हो, जो मन हो वो डाल सकते हो भाई। फिक्स ही तो कर रहे हो, कोई नंबर दे रहे हो तो नंबर कोई भी दी जा सकती है। तो रखना, सिंपलेक्स में जो वो नंबर दिया जा रहा है, जो वैल्यू फिक्स की जा रही है, वो जीरो रखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम सिंपलेक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो x1, x2, x3, x4 में किन्हीं दो वेरिएबल का वैल्यू जब हम फिक्स करेंगे जीरो, उसके बाद हम निकाले अगले जो दो वेरिएबल बचे हैं जिनकी वैल्यू हमने फिक्स नहीं की है, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या ये बात कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं कर रही माइंड में? मैं फिर से बताऊं, क्या हुआ? अच्छा सुनो मेरी बात, एक चीज सुनो। मैं कह रहा हूं मेरे पास चार वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन जो है वो दो ही है। मेरे पास चार वेरिएबल हैं और इक्वेशन जो है वो दो ही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास चार वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4। मेरे पास चार वेरिएबल है, लेकिन इन चार वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ही इक्वेशन है, ठीक है। मेरे पास दो ही इक्वेशन है। अगर एल्जेब्रिक मेथड से देखोगे तो दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल तो सॉल्व कर सकते हो तुम। चार वेरिएबल के लिए तो तुम्हें चार इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। तो इन चार वेरिएबल को तुम्हें बेसिकली दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है,
तभी तो तुम दो इक्वेशन से सॉल्व कर पाओगे। भाई इन 4 वेरिएबल को तुम्हें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तभी तो तुम इन मतलब 2 इक्वेशन से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी से इनमें से 2 वेरिएबल को कांस्टेंट मान लूँगा। बारी बारी से, जैसे मान लो x1 को लिया, x3 को लिया, मान लो x3 की वैल्यू और x1 की वैल्यू को 0 रख दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट ले लिया मैंने, x1 और x3 की वैल्यू को 0 मान लिया, ठीक है, और सॉल्व कर लिया x2 और x4 को, ठीक है, ये किया जा सकता है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास x2 और x4 का सलूशन आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा x3 और x4 को 0 पुट करूंगा, x3 और x4 को 0 पुट करूंगा, 0 पे फिक्स करूंगा और x1 और x2 को सॉल्व करूंगा। भाई जब तुम इसकी वैल्यू फिक्स कर दोगे 0, तो ये वेरिएबल तो बचे ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट हो गए। बात समझ में आ रही है? ये तो वेरिएबल बचे ही नहीं, क्योंकि तुमने इनकी वैल्यू फिक्स कर दी। अब तुम्हारे पास वेरिएबल कौन कौन से बचे, x1 और x2 बचे। तो क्या दो इक्वेशन से तुम x1 और x2 को सॉल्व नहीं कर लोगे? इसी तरह तुम x2 और x3 को फिक्स कर लो 0 को, तो x1 और x4 सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपलेक्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिंपलेक्स में भी देखो बेटा, ध्यान से देखो, सिंपलेक्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है यहाँ पे, x1, x2, x3, x4। तुम्हारे पास 4 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4, ठीक है। अब देखो, जो वेरिएबल, जो किन्हीं दो वेरिएबल की जिसकी तुम वैल्यू को 0 फिक्स करते हो, उसको तुम कहते हो नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल वो होते हैं, याद है जब सिंपलेक्स लिखते थे, सिंपलेक्स मेथड शुरू करते थे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम बनाते थे जिसमें तुम सीजे निकालते थे, याद है? यहाँ पर तुम पहले जब शुरू करते थे तो स्लैक वेरिएबल्स लिखा करते थे, ऐसे करके, याद आ रहा है? और मैं कहता था कि ये जो है बेसिक वेरिएबल है। बेसिक वेरिएबल का सिंपल ये मतलब हुआ कि इनकी वैल्यू तुमने फिक्स नहीं की है, इनकी वैल्यू तुमने फिक्स नहीं की है। इनके अलावा जो दो वेरिएबल है x1 और x2, उनकी वैल्यू तुमने 0 फिक्स कर दी है, और अब तुम x3 और x4 को सॉल्व कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है। तो अब देखो, सुनो मेरी बात, जब तुम पहला टेबल लिखते थे सिंपलेक्स का, जब तुम पहला टेबल लिखते थे सिंपलेक्स का, तो तुम बेसिक वाले कॉलम में क्या लिखते थे? बेसिक वाले कॉलम में जो तुम्हारे स्लैक वेरिएबल होते थे x3 और x4, उसको लिखते थे कि नहीं लिखते थे? x3 और x4 को लिखते थे, और बगल में उसका कौन सा कोफिशिएंट लिखते थे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब तुमने जो बचे वाले दो वेरिएबल है, जो बचा वाला दो वेरिएबल कौन सा है बेटा? x1 और x2। जो बचा वाला दो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तुमने 0 फिक्स करके रखी है, यही तो मतलब हुआ। तुमने 0 फिक्स करके रखी है और तुम सॉल्व कर रहे हो x3 x4 को, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पहली टेबल तुम्हारी सिंपलेक्स की बनती है, जो पहली टेबल तुम्हारी सिंपलेक्स की बनती है, उसमें तुम्हारे बेसिक वेरिएबल देखोगे तो x3 x4 आएगा। जो पहली टेबल तुम्हारी सिंपलेक्स की बनती है, उसमें तुम बेसिक वेरिएबल देखोगे तो x3 x4 आएगा। बात समझ में आई? जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे x3, और तुम जो वेरिएबल को 0 पे फिक्स किए हो, जो वेरिएबल तुमने 0 पे फिक्स किया है, वेरिएबल की वैल्यू 0 फिक्स की है, उसको हम कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। जो तुमने वेरिएबल 0 पे फिक्स किया है, जो कि इस केस में, पहली वाली टेबल के केस में x1 और x2 होगा, जिसको तुमने 0 फिक्स किया था, ठीक है, x1 और x2 होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे क्या हो गए? नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए। और जब तुमने x3 और x4 को सॉल्व किया बेटा, तो तुम्हारे पास क्या आया था? 21 और 24 आया था। और अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो तो तुम टेबल बना सकते हो, मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। वैसे
बनाना चाहिए वैसे। चलिए देख लेते हैं ताकि ये बात एकदम बैठ जाए, आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, पहली टेबल बनाते हैं। तो हम लिखते थे x1, x2, x3, x4, RHS, थीटा, ये लिखते थे। और यहाँ पे क्या आता था, x3 x4 आता था, बोलो बोलो मेरे भाई, ये आता था। यहाँ 0 0 आता था, और अंदर क्या आता था, कंस्ट्रेंट की वैल्यू आती थी 3 3 1 0 21। और ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ मैं। 4, ये क्या लिखा है, 2 है क्या, अरे सॉरी 3 है, 3 3 है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये 3 हो गया, फिर 0 1 और 24, ये हो गया। अब देखो ये पहली टेबल हो गई, ये मेरी पहली टेबल हो गई। इसमें तुमने क्या किया, x1 और x2 को 0 पुट किया, यानी कि तुम्हारे x1 और x2 हो गए बेटा यहाँ नॉन बेसिक वेरिएबल। और जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल कहते हैं। और जब तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे पास x3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 21, और x4 की वैल्यू निकल के आएगी 24। ठीक है, तुम्हारे पास x3 की वैल्यू क्या निकल के आई, 21, और 24, x4 की वैल्यू तुम 24 देखोगे। ठीक है, 24 निकल के आई। यहाँ पर जो होता है वो करंट वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है, RHS में जो होता है करंट वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है। और तुम अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, अगर तुम सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 0 से और 24 को 0 से, तो तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा 0। जो तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा 0। क्या पहली टेबल से हमें कुछ तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रहा था, पहली टेबल से, पहली टेबल से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ, यस में उतनी वो नहीं लग रही थी? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। नहीं बेटा, देखो ना मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुम बताओ एक चीज, जब तुम जब इक्वेशन सॉल्व करते हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन, मान लो एक इक्वेशन है 3x1 प्लस 4x2 4y बराबर 20। ठीक है, 4x1 प्लस 5y बराबर 26। तो इसमें कॉलम में ऑपरेशन करते हो कि रो में ऑपरेशन करते हो भाई? नहीं नहीं, इसमें जब तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मत मिलाओ इसे। ठीक है ना, मैट्रिक्स अलग चीज हो गई। ठीक है, इसमें तुम जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इक्वेशन में हमेशा तुम रो इक्वेशंस को फॉलो करते हो, मतलब कि जब भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो पूरी रो में करते हो। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करना हो तो तुमको 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे पूरे इक्वेशन को, और नीचे को मल्टीप्लाई करोगे 3 की इक्वेशन 3 से, तभी तो तुम्हारा ये x एलिमिनेट होगा और y की वैल्यू आएगी। एक्स एलिमिनेट हो ही कैसे रहा है, रो ऑपरेशन से ही तो हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो अरुण? ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास x3 है। ठीक है, x3 क्या है, x3 है 21, और x4 है 24। बात समझ गए? और अगर इस और तुम जानना चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या हुआ, तो यहाँ पर 21 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ही तुम रख के देख लो इस चीज को। अगर तुमने x1 और x2 को 0 फिक्स किया है, तो यहाँ पर तुम रखो x1 और x2 की वैल्यू, यहाँ पर तुम रखोगे x1 और x2 की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली x3 बराबर 21 आ जाएगा। बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और उसके नीचे तुम रखोगे x1 और x2 की 0 वैल्यू, तो 24 आ जाएगा x4। और जब तुम यहाँ पर रखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू 0 रखोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, cj माइनस जेड निकालते हैं, cj माइनस जेड निकालते हैं। तो cj माइनस जेड क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा,
यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा। फिर हमने क्या कहा था आपको, मोस्ट पॉजिटिव नंबर देखते हैं, तो मोस्ट पॉजिटिव बेटा यहाँ कौन सी वैल्यू हुई, मुझे बताओ यहाँ मोस्ट पॉजिटिव क्या हुई, 10 हुई कि नहीं हुई, 10। तो इस तरह से लगा देते हैं। तो 10 के करस्पॉन्डिंग ये जो कॉलम हुआ इसको हम क्या कहते थे, की कॉलम कहते थे कि नहीं कहते थे, बोलो यस और नो, की कॉलम कहते थे। फिर उसका जो है करस्पॉन्डिंग आरएचएस से डिवाइड करके थीटा निकाल लेते थे, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो थीटा, तो ये 7 आएगा और ये 6 आएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि उस रो में क्या करोगे बेटा बताओ, मिनिमम निकालोगे कि नहीं, मिनिमम को रास्ता दिखा दोगे बाहर का। इसका मतलब यहाँ x4 की जगह कौन सा वेरिएबल आने वाला है, बताओ मेरे लाल, x1 आने वाला है। और जब x1 आएगा यहाँ पे, और जब x1 यहाँ आएगा तो उसका कोफिशिएंट भी आएगा 10, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स तो है नहीं, तो पूरे रो को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि देखो यहाँ x1 के करस्पॉन्डिंग और x3 के करस्पॉन्डिंग तुमको यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे तो तुमको 0 1 चाहिए था, लेकिन है 3 और 4। अब ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, है कि नहीं। अब इसको पूरे को डिवाइड करोगे ना 4 से, तो ये 3/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 आएगा कि नहीं आएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था आपसे, ऊपर आपको 0 चाहिए, तो रो रो ऑपरेशन फिर से करेंगे, रो ऑपरेशन फिर से करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर से माइनस कर देंगे, यही तो मैंने कहा था, यही तो करते थे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर से नीचे माइनस कर देते थे। क्या कोई दिक्कत है, सबसे पहला सवाल मैंने यही कराया था। और जब तुम ऐसा कर, हाँ, तो जब तुम ऐसा करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 3 माइनस 9/4 करोगे तो फिर से 3/4 आ जाएगा, ठीक है, 3/4 ही आएगा ना, 3 माइनस 9/4, 4 माइनस 3 है 4, हाँ 3/4 ही आएगा ना, अरे 3 माइनस, हाँ ठीक है, तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, 9/4 आएगा, 3 माइनस 9/4, 3 कॉमन लो, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, तो 4 में 3 गया, 3/4 ही तो आएगा, अरे भाई, ठीक है। और 1 1 तो 1 ही रहेगा, और 0 भी 0 ही बन, 0 की जगह क्या आ जाएगा बताओ मेरे लाल, -3/4 आएगा कि नहीं आएगा, -3/4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। और 6 यहाँ कितना होता है 18, 21 में 18 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 6 था ना, ठीक है। अब देखो क्या हो गया सोल्यूशन, अब देखो इस टेबल पे, पर्टिकुलर टेबल पे क्या हुआ है, तुम्हारे बेसिक वेरिएबल अगर तुम देखोगे ध्यान से, बेसिक वेरिएबल देखोगे तो x3 और x1 जो है, x3 और x1 जो है बेसिक वेरिएबल है। इसका मतलब तुमने किसको 0 फिक्स किया है मेरे लाल, तुमने 0 किसको फिक्स किया है बताओ मुझे, x4 और x2 को 0 फिक्स किया है कि नहीं, x4 और x2 को 0 फिक्स किया है कि नहीं, x4 और x2 को 0 फिक्स किया होगा, तभी तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में x3 और x1 है। और जब तुमने ऐसा किया, और जब तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पास x3 का क्या वैल्यू आ गया, जब तुमने x3 का वैल्यू निकाला 3, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 6 आ गई कि नहीं आ गई। और सेम बिल्कुल देखो सिंपलेक्स में यही होता जा रहा है, अरे भाई यहाँ x3 की वैल्यू देखोगे 3 आएगी और x1 की वैल्यू आएगी 6, और आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ अरुण, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई x1 की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 60 आ जाएगा कि नहीं, सोल्यूशन z की बराबर, z की बराबर वैल्यू बराबर 60 आएगा कि नहीं, सोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू,
ठीक है, तो देखो अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ। देखो दूसरी टेबल में क्या तुमको मिला, बेसिक वेरिएबल x1 x3 आया, नॉन बेसिक वेरिएबल क्या x2 x4 आया, ये आया कि नहीं, x1 बराबर 6 x3 बराबर 3, और तुम्हारा सोल्यूशन क्या आया, 60 आया। और सेम तुम यहाँ पे रखोगे वही होगा। तुम्हारे पास क्या है, x1 और x2 को 0 तुमने फिक्स किया, x1 और x2 को 0 फिक्स किया। तुम जब x1 सॉरी क्या क्या फिक्स किया बेटा, x2 और x4 को, सॉरी x2 और x4 को 0 फिक्स करोगे, जब यहाँ पर तुम 0 फिक्स करोगे तो तुम्हारे पास यही सोल्यूशन आएंगे। सॉल्व करके देख लेना इसको। क्या तुमको समझ में आ रहा है सिंपलेक्स से हम किधर जा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? ठीक है, अब कुछ सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? कोई सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है अभी कि मतलब क्या बात हो रही, सिंपलेक्स के कैसे सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल, किसी एक दो वेरिएबल को फिक्स कर रहे हैं 0 से, और बाकी दो वेरिएबल को सॉल्व करते जा रहे हैं। और सिंपलेक्स के हर टेबल पे जितने भी टेबल बनाते जा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, किसी दो वेरिएबल को फिक्स करते हुए बढ़ रहे हैं 0 की तरफ। इसी तरह तुम जब यहाँ पर टेबल बनाओगे, ठीक है, अब तुमको क्या पता कि वेरिएबल कौन से फिक्स करने, किस तरह से फिक्स करने। भाई अगर तुम्हारे पास सिंपलेक्स का एल्गोरिदम ना हो, एल्गोरिदम मतलब होता है स्टेप, स्टेप ना हो। अच्छा सुनो अरुण, ये मीटिंग बंद हो सकती है किसी भी समय, 40 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए अगर मीटिंग बंद हो जाए ना तो वापस रिज्वाइन कर लेना। बस लेक्चर एंड ही कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि तुम्हें क्या पता कि कौन से वेरिएबल तुम्हें फिक्स करने हैं 0, तुम्हें क्या पता, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने चांसेस होंगे, 4 वेरिएबल हैं, और तुम हर बार दो वेरिएबल को 0 फिक्स कर रहे हो, तो 4c2 हो जाएगा कि नहीं चांस, 4c2 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये 6 निकल के आएगा, मतलब 6 बार ऐसा होगा, 6 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 4 वेरिएबल में 2 को फिक्स करोगे तो कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे 4c2। ठीक है, तो ये देखो 6 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन रहे हैं। अब यही होता है बेटा सिंपलेक्स में, जो होता है ना, वो जो तुम ऑपरेशन करते रहते हो नेट, जो CJ माइनस ZJ देखते हो, फिर थीटा देखते हो, मिनिमम कौन सा वेरिएबल अंदर आया कौन सा बाहर गया, तो वो तुम इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम वो चीजें फिक्स कर पाओ, वो वेरिएबल फिक्स कर पाओ जिससे तुम्हें ऑप्टिमम मिले। क्या बात समझ में आ रही है? उसमें नहीं घुसना है कि वो क्यों कर रहे हैं। और एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, गेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी इसको समझ लो, कल मैं एक और चीज बताऊंगा तुम्हें। सिंपलेक्स से लेके एक सवाल आया था गेट 2008 में, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, और कभी सिंपलेक्स से कोई सवाल नहीं पूछा गया, बाकायदा टेबल लेवल बनी हुई थी उसमें। ठीक है, तो अभी तुम ये समझो अलजेब्राइक मेथड की सिंपलेक्स में बेसिकली हो क्या रहा है। इसी तरह हर बार जब तुम अब x2 x3 फिक्स करोगे 0, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जब तुम ये सोल्यूशन देखोगे बेटा, तो x4 की वैल्यू -4 आ गई। x4 की वैल्यू क्या आ गई, -4। और तुम्हें पता है x4 जो है माइनस नहीं हो सकता। x4 क्या माइनस हो सकता है, क्योंकि x4 जो होगा हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो ये आ गए आपके इनफिजिबल सोल्यूशन, तो ये कभी आएंगे ही नहीं सिंपलेक्स में। सिंपलेक्स में जब भी सॉल्व करोगे, अगर तुम्हारे पास पुरानी टेबल में पुराने क्वेश्चन देखना, ये कभी बेसिक्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये देंगे इनफिजिबल सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ये बेसिस में आएगा ही नहीं। अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम वो सारी चीजें कर रहे हो, CJ माइनस ZJ और ये सारी नौटंकी इसीलिए कर रहे हो ताकि ये सारे जो हैं ये सब दूर रहे। ठीक है, इसी तरह तुम्हारी जो लास्ट टेबल बनेगी उसमें तुम्हें ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाएगा, और तुम्हें CJ माइनस ZJ जो है नीचे नेगेटिव मिलेगा या 0 मिलेगा, और तब तुम वहां रुक जाते हो, तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू Z की आ जाती है 66। उस समय क्या होता है, तुम्हारे बेसिक वेरिएबल
x1 और x2 होते हैं, और x3 और x4 को तुमने जीरो पे फिक्स कर दिया होता है, और यही तुम्हारा निकल के आएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या कुछ बात समझ में आई कैसे एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व हो रहा है? ठीक है, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिंपलेक्स से मतलब ग्राफिकल मेथड का एक रिलेशन होता है, थोड़ा सा मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। तो ये गेट में क्वेश्चन आया 2008 में, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर लेक्चर एंड करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं अरुण?